बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और हम देख रहे हैं चैप्टर 11 हीट और इसके पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और हम करेंगे 2008 और 2009 के हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अभी हम देखते हैं 2008 में क्या न्यूमेरिकल आया था चैप्टर हीट का। A steel bar is 10 meter in length at minus 2.5 degrees Celsius. What will be the change in its length when it is at 25 degrees Celsius? And beta for steel is equal to 3.3 exponent minus 8 per Kelvin. अब यहाँ पे देखिए कि एक स्टील बार है, यानी कि आप समझ लें कि एक स्टील का, ठीक है, एक स्टील का समझ लें कि एक स्केल है ये, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है इनिशियल, ठीक है, 10 मीटर है ये। और इस वक्त जो है इसका टेम्परेचर कितना है? -2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल लेंथ होगी, ठीक है, L1 10 मीटर, और ये इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा -2.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये पूछते हैं व्हाट विल बी चेंज इन लेंथ, ठीक है। आपको चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी डेल्टा एल कैलकुलेट करना है व्हेन इट इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो या तो ये कि इस स्टील बार को जो है हीट किया गया है और उसका टेम्परेचर कितना कर लिया गया है, उसका टेम्परेचर, ठीक है, कर लिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर पूछ रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जो लेंथ हुई है तो उसमें कितना चेंज इन लेंथ आया है, ठीक है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल लेंथ एंड इनिशियल लेंथ, ठीक है। डेल्टा एल क्या होता है? L2 माइनस L1। और या फिर ये कि ये स्टील बार ऐसी जगह लेके गए हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फिर इस स्टील बार की जो है लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ जो है वो कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा होगा फाइनल टेम्परेचर ये। अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने बीटा की वैल्यू दी हुई है, और बीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे देखें कि ये जो इन्होंने पावर ली है, ठीक है, ये इन्होंने रॉन्ग ली है ये, ठीक है। ये 8 जो है पावर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखें कि आपके बुक में जो टेबल है उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें आप ये देखें कि अगर इस तरह से वैल्यू दी हुई है, यानी कि 233, तो ये होगी आपके पास एक्सपोनेंट -6 के साथ, यानी यूजुअली जिसकी पावर होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की अल्फा या बीटा की, उसकी पावर होती है -6, ठीक है। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे यानी 3.3 करके, ठीक है, अगर 3.3 करके लिखेंगे तो फिर इसकी पावर हो जाएगी एक्सपोनेंट, ठीक है, -5। तो इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं। -8 जो है इसकी पावर रॉन्ग है, ठीक है। अब ये क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये 10 ईयर्स पेपर जो होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत मिस प्रिंटिंग होती है, तो वहाँ इसलिए ये वैल्यू जो है यहाँ पे रॉन्ग लिखी हुई है। हम जो है सही वैल्यू जो है लेंगे, ठीक है, जो कि आपकी बुक में है। और एग्ज़ाम में आपके, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में फाइनल पेपर में आपको जो वैल्यू दी जाती है वो बिल्कुल सही दी जाती है, तो आप इसको, ठीक है, ले लें। और जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये 5 ईयर्स या 10 ईयर्स पेपर में ये मिस्टेक होती है। इसी तरह से जो MCQs होते हैं उनके जो आंसर्स के टिक लगे होते हैं उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, रॉन्ग होती हैं, गलत जगह टिक लगे हुए होते हैं, गलत आंसर पर टिक लगे हुए होते हैं। और इसी तरह से जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुए होते हैं, ठीक है, इसी में 10 ईयर्स में, तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल सही सॉल्व किए होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स इन्होंने गलत सॉल्व किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको, यानी कि इसके आंसर्स पर या इसके सोल्यूशन पर आप जो है डिपेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये देखिए कि हम ये बीटा की सही वैल्यू लेंगे, ठीक है, 33 एक्सपोनेंट -6। तो हमारे पास ये देखें कि क्या है, गिवन है इनिशियल लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, L1 है ये, और इनिशियल टेम्परेचर है -2.5 डिग्री सेल्सियस, ये होगा T2। फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ ये। और ये बीटा की वैल्यू हम ये लिखेंगे। अब ये देखिए बीटा जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है, यहाँ पे लेंथ का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन होता है कि अगर आप लेंथ का एक्सपेंशन का मतलब ये सिर्फ नहीं कि लेंथ में एक्सपेंशन, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि आपके पास फर्ज करें कि एक क्यूब है ये, ठीक है, अगर आपके फर्ज करें कि एक आपके पास जो है वो क्यूब है,
ठीक है। और आपकी सीधा बता 3 साइड में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है ये, ठीक है। तो अगर आप जो है ठीक है एक साइड का जो एक्सपेंशन देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ इसका देख रहे हैं तो ये भी लीनियर एक्सपेंशन होगा, और अगर आप ब्रेथ का देख रहे हैं तो ये भी लीनियर एक्सपेंशन होगा, और अगर आप हाइट का देख रहे हैं तो ये भी लीनियर एक्सपेंशन होगा। यानी कोई भी एक साइड का जब हम एक्सपेंशन देखते हैं तो वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, उसको हम लेंथ का एक्सपेंशन कहते हैं या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहते हैं। और जब पूरे साइज का देखते हैं, यानी कि अगर ये जो पूरी चीज़ है उसका पूरा वॉल्यूम क्या है, पूरा साइज वो कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, तो वो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो है आपके पास ठीक है लीनियर एक्सपेंशन है। और यहाँ पे आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है फाइनल 25 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, और ये होता है डेल्टा एल इजिकल टू L2 माइनस L1, यानी फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में कितना डिफरेंस है, ठीक है, ये होता है हमारा चेंज इन लेंथ। अब देखिए बीटा की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ये है 33 एक्सपोनेंट माइनस 6, और पर डिग्री आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ये पर केल्विन भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट में वैल्यू जो है वो सेम रहती है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे न्यूमेरिकल, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन का, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें अल्फा चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे डाटा में, और हमारे पास ये जो रिलेशन गिवन होता है बिटवीन बीटा एंड अल्फा, ये क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 अल्फा होता है। तो यहाँ से अल्फा जो है इसका फॉर्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय 3, 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड। तो ये अब आपको बीटा को जब आप 3 से डिवाइड कर दें तो अल्फा आ जाता है, ठीक है। और अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है और आपको बीटा चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा गिवन है, अल्फा चाहिए, तो हम बीटा की वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने बीटा को ठीक है 3 से डिवाइड किया, हमारे पास अल्फा आ गया, ठीक है, किसका, स्टील का, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आगे हम इक्वेशन में फॉर्मूले में ये डेल्टा टी चाहिएगा। और मैंने आपको ये बताया है कि जहाँ पर हमें डेल्टा टी चाहिए होता है वहाँ पर हम टेम्परेचर की देखें कन्वर्जन नहीं कर रहे होते हैं, यानी सेल्सियस से केल्विन में चेंज नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर रहे होते हैं कि अगर आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे और चेंज करके फिर आप इसको माइनस करेंगे, यानी कि T2 माइनस T1, तब भी आपका आंसर यही आएगा, यानी 27.5। तो हम जो है इसमें चेंज नहीं करते, हम इसी तरह से इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये T2 है, ठीक है, ये माइनस का साइन ये वाला है, और ये T1 जो है ये ऑलरेडी माइनस में था तो ये माइनस 2.5। अब यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, और 25 प्लस 2.5 हो जाएगा 27.5, ठीक है। तो अब ये सेल्सियस में भी 27.5, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है केल्विन में भी आपका जो है ये आंसर आएगा कितना, ठीक है, 27.5, ठीक है। ये आप ये कह सकते हैं कि केल्विन में भी आपका कितना है, 27.5, यानी अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करेंगे तब भी आंसर 27.5 आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ऐड नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्सियस में, और आगे इस तरह से हम लिख देते हैं कि केल्विन में भी आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 27.5। अब लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये हमने ड्राइव किया था, चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय, यानी कि जो डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, ये दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक होती है इनिशियल लेंथ और एक होता है चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, L1 हमें गिवन था 10, और डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया 27.5। तो चेंज इन लेंथ आ रहा है हमारे पास 3.025 एक्सपोनेंट माइनस 3, और इसका यूनिट क्या होगा, जो लेंथ का यूनिट होगा वही चेंज इन लेंथ का यूनिट होगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट में हम लिख रहे हैं, ये है मीटर। ये तो ये आ गया आपके पास चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील बार। नेक्स्ट है हमारे पास 2008 का न्यूमेरिकल, अ कार्नो इंजन परफॉर्म्स 2000 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। हीट इंजन है, आइडियल हीट इंजन है, कार्नो इंजन है, ठीक है। कितना वर्क कर रहा है ये, ठीक है, वर्क हो रहा है 2000 जूल, ठीक है, एंड रिजेक्ट्स 4000 जूल ऑफ हीट टू द सिंक, ठीक है। 4000 हीट जो है वो, ठीक है, रिजेक्ट हो रही है किसको, सिंक को। इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स and the sink is 85 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या होता है कि आपके पास सपोज अगर ये जो है एक हीट इंजन है, ठीक है, तो हीट इंजन जो है वो क्या करता है, ठीक है, वो सोर्स से, ठीक है, हीट लेता है ये,
ठीक है, सोर्स से हीट लेता है और ये कितनी हीट लेता है, ये जो हीट लेता है वो होती है Q1। ठीक है, और फिर क्या करता है ये हीट इंजन, ठीक है, ये वर्क करता है, ये ठीक है, कितना वर्क करता है, वो होता है हमारे पास W। ठीक है, बाकी जो हीट बचती है वो क्या होती है, ठीक है, वो होती है रिजेक्ट। ठीक है, वो रिजेक्ट होती है, और वो कितनी हीट, ठीक है, रिजेक्ट होती है, वो होती है हमारे पास Q2। ठीक है, और हीट कहाँ रिजेक्ट होती है, वो होती है हमारे पास सिंक में। ये ठीक है, सिंक में हीट जो है रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हीट इंजन का काम होता है ये। और सोर्स का टेम्परेचर जो है, ठीक है, हमारे पास कितना होता है T1। ठीक है, और सिंक का टेम्परेचर जो होता है हमारे पास होता है T2। ठीक है, तो अब ये देखेंगे सोर्स से ये हीट ले रहा है, उस हीट एनर्जी को, ठीक है, उस वो हीट एनर्जी जो है कुछ यूटिलाइज हो रही है वर्क में, और बाकी जो बच रही है एनर्जी, ठीक है, वो समझ लें कि वो लॉस्ट हो जाती है, या वो रिजेक्ट हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, और उसको कहते हैं हम कहाँ चली गई, सिंक में चली गई। सिंक का मतलब ये नहीं कि कोई सिंक होगा, यानी कि अगर देखेंगे फर्ज करें कि एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी जो है, ठीक है, जब वो आपको समझ लें कि आप उसको चला रहे हैं, तो वो जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, या जो जितनी एनर्जी वहाँ पे उसके फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है, ठीक है, वो वर्क में, ठीक है, यानी कि वो उसकी समझ लें कि चलाने में, उसकी वर्किंग में, उसके पार्ट्स को चलाने में यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि बहुत सारी उसमें एनर्जी जो है, यानी कि समझ लें सिर्फ 30% जो है वो समझ लें कि उसमें ड्राइविंग में यूज़ हो रही होती है, बाकी 70% जो है वो वेस्ट हो रही होती है। अब वो वेस्ट कहाँ हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं कि सिंक में चली गई एनर्जी। तो वो सिंक क्या होता है, वो वेस्ट कहाँ हो रही होती है, कुछ फ्रैक्शनल समझ लें कि लॉसेज होते हैं जो कि पार्ट्स के बीच में, वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होती है। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि देखिए गाड़ी गर्म होती है, जो भी मशीन चलती है जब वो चलती है तो गर्म होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो लॉस्ट हो रही होती है। फिर कोई भी मशीन चलती है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, साउंड एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे लॉस्ट हो रही होती है। तो ये सारी एनर्जी जो है, ये सारी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होके ये लॉस्ट हो रही होती हैं। तो जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं वो कहाँ चली गई, वो सिंक में चली गई। ठीक है, और वो होती है हमारे पास, ठीक है, Q2। तो यहाँ पर हमें जो रिजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो हो रही है 4000 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि देखें वर्क जो है कम हो रहा है 2000 जूल, और रिजेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है 4000 जूल। तो हीट इंजन में, किसी भी इंजन में यही होता है कि जब भी कोई एनर्जी वो लेता है किसी भी फ्यूल से, कहीं से, तो वो उसका समझ लें कि लेस देन 50% जो है वो वर्क होता है, और मोर देन 50% जो है वो हीट जो है, या जो भी एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है, या उसको कहते हैं हम रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देखें कि हीट इंजन में जो सोर्स होता है ये, ठीक है, उसका टेम्परेचर T1 होता है, और सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पर। सोर्स का टेम्परेचर T1 होगा, और T1 का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा सिंक जो होता है, ठीक है, वो होती है आपके पास कोल्ड बॉडी। ठीक है, इसके टेम्परेचर को हम, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, T2 से डिनोट करते हैं, और ये होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी T1 जो है हीट इंजन में हमेशा T1 जो है, ठीक है, वो हाई वैल्यू होगी, और T2 क्या होगी, लो वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपको अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ के टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो आप जो है उसको देखेंगे, जो हाई टेम्परेचर होगा उसको क्या लेंगे इंजन के प्रॉब्लम में, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर होगा उसको हमेशा T1 लेंगे, और जो लो टेम्परेचर होगा उसको आप क्या लेंगे, T2 लेंगे, वो सिंक का टेम्परेचर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखें जो आपको दिया हुआ है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स एंड सिंक इज़ 85 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखें जब डिफरेंस भी आप निकालेंगे दोनों टेम्परेचर का, तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ T2 माइनस T1 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T1 जो है वो हाई टेम्परेचर है, और T2 लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी जब निकाला जाता है इनका, तो वो होता है T1 माइनस T2, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो ये होता है, समझ लें डेल्टा T कह लें, या T1 माइनस T2। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आता है T1 माइनस T2, ये दिया हुआ है हमें 85 डिग्री सेल्सियस। हमें मालूम करना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो सोर्स का टेम्परेचर का मतलब है हमें T1 मालूम करना है, और सिंक का, ठीक है, हमें T2 कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, तो अब ये आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा डाटा क्या बन रहा है। ठीक है, वर्क गिवन है 2000 जूल। ठीक है, यूनिट देख लें, स्टैंडर्ड सही है। हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो सिंक में जाती है, Q2 4000 जूल। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दी हुई T1 माइनस T2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस हमें मालूम करना है टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक T2। यहाँ पे ये देखें कि हमने यहाँ इसको फिर केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हम इसको सेल्सियस में चलाएंगे,
तो हमारे आंसर जो है T1 T2 के सेल्सियस में आएंगे। ठीक है, अब अगर आप T1 T2 के आंसर सेल्सियस में छोड़ देंगे तब भी न्यूमेरिकल सही होगा, और अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एंड में जाके ना केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, T1 को फिर आपका जो भी आंसर आएगा सेल्सियस में आप उसको ठीक है +273 करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और T2 का जो आंसर आएगा सेल्सियस में आप उसमें +273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर +273 ऐड करना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमने कहा था कि डेल्टा टी जब होता है यानी डिफरेंस होता है टू टेम्परेचर का, तो उसकी वैल्यू जो है ठीक है वो सेल्सियस में और केल्विन में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको ठीक है +273 करके केल्विन में करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह के न्यूमेरिकल को याद रखिएगा, किसमें चलाते हैं, सेल्सियस में चलाएंगे, और कन्वर्जन का करेंगे ठीक है एंड में करेंगे, और एंड में भी कन्वर्जन नेसेसरी नहीं है। अगर आप इसका सेल्सियस में आंसर दे देंगे T1 T2 का तो वो भी क्या होगा, ठीक है राइट हो गई। अब ये देखिए कि हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्क का मैंने अभी आपको क्या बताया था, ठीक है, हीट इंजन में कि कोई भी जो इंजन होता है वो क्या करता है, कितनी हीट लेता है, Q1 लेता है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वर्क भी यूटिलाइज हो जाती है, बाकी एनर्जी जो है वो Q2 जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है वो क्या होता है, Q1 जो है फिर वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, यानी Q1 जो है दो चीज़ों में समझ लें कि यूटिलाइज हो रही है या डिवाइड हो रही है, एक W है और एक Q2 है। तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 होता है आपका। ठीक है, Q1 ठीक है Q1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, और यहीं से हम वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। वर्क होता है हमारे पास, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो वर्क होता है हमारे पास हीट इंजन में Q1 माइनस Q2। ठीक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द ठीक है इंजन और हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, इन दोनों का डिफरेंस हमें वर्क बताता है। यहाँ से हमने Q1 का फॉर्मूला निकाला, यहाँ माइनस Q2 था, इधर गया प्लस Q2 हो गया, तो Q1 है हमारे पास W प्लस Q2, इन दोनों की वैल्यूज दी हुई है। वर्क है 2000 और Q2 है हमारे पास 4000, यानी कि ये हीट इंजन जो है कितना हीट ले रहा है, ठीक है, सोर्स से 6000 जूल जो है हीट एनर्जी जो है ये ले रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पे देखें कि हम जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इंजन की, और ये होता है हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट होता है यूजफुल वर्क, ठीक है, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, और ये है हमारे पास ठीक है इनपुट, यानी इनपुट क्या होता है, जो एनर्जी ले रहा है इंजन वो होती है हमारे पास Q1, जो कि वो सोर्स से लेता है ये। ठीक है, सोर्स होती है आपके पास हॉट बॉडी, और सिंक होती है हमारे पास कोल्ड बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी को हम हॉट रेजर्वायर भी कहते हैं, ठीक है, और कोल्ड बॉडी को आप कोल्ड रेजर्वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्क हो रहा है हमारे पास 2000, और Q1 हमने कैलकुलेट किया 6000, हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा डेसिमल में। जहाँ पे भी देखें डेसिमल में आंसर आता है वहाँ पर अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे होते हैं पॉइंट के बाद, तो हम सारे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं उनके 3-4 डिजिट्स लिख लेते हैं और राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। लेकिन आगे जब हम इस आंसर को यूज़ करते हैं तो फिर हम इसकी जो कैलकुलेटर में फुल वैल्यू आ रही होती है वो फुल वैल्यू यूज़ करते हैं, तब हमारा आगे का आंसर सही आता है, एक्यूरेट। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ देंगे, यानी कि अगर आपने फर्ज करें या 3 या 4 डिजिट लिखे हैं और आगे कैलकुलेशन में आप 3-4 डिजिट यूज़ करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ पे देखें एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है, ठीक है, हम दोबारा अब यूज़ कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर का, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो ये अब टेम्परेचर का जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये हम यूज़ कर रहे हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, T2 किसका होता है, ठीक है, आपके पास कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर यानी सिंक का टेम्परेचर। T1 क्या होता है, हॉट रेजर्वायर का यानी सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ पे देखें दोनों जो डिनोमिनेटर में चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे ये 1 है, इसके डिनोमिनेटर में ये T1 है, यहाँ पे T1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ये जो एलसीएम आता है इसको आप इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो हमारे पास यहाँ पर T1 आ रहा है, और T1 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T1 डिवाइड बाई T1 1 आ जाएगा, और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा T2, ये हमारे पास आ गया T1 माइनस T2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, T1 माइनस T2, ये आ गया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू हमें डाटा में गिवन थी 85, वो 85 पुट करेंगे, और एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अननोन है T1, हम यहाँ से T1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो T1 का फॉर्मूला हमारा बन रहा है यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। T1 माइनस T2 85 है, ये सेल्सियस में है,
और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू से यानी 0.333333 बहुत सारे 3, ठीक है, 7-8 3 कम से कम होंगे, ठीक है। इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये करेक्ट आएगा और ये आएगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स 255 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो भी सही आंसर है, और अगर आप इसे स्टैंडर्ड यूनिट में देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप जो है ऐड करेंगे 273, ठीक है, पहले ऐड नहीं करेंगे, बट 85 में ऐड करना गलत होगा। तो यहाँ पर 255 में क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, जो भी टेम्परेचर आएगा वो आपका T1 हो जाएगा केल्विन में। अब देखें दोबारा हमें अब और क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूला हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंसी का 1 - T2 अपॉन T1। अब माइनस T2 अपॉन T1 को हम क्या करें, इधर लेके आ गए, ये पॉजिटिव हो गया T2 अपॉन T1 और ये प्लस था, ठीक है, तो ये आपके पास ये प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया 1 - एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की फिर आप क्या करेंगे, फुल वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये T1 था हमारे पास 255, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66 और ये राउंड ऑफ मैंने किया है 7, और 255 को अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा T2 170 डिग्री सेल्सियस। इसको भी राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजर्वायर, यही हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पर भी ये आपका, अगर आपको ये दिल है कि आपका केल्विन में देना है आंसर, तो आप इसमें यहाँ पर एक स्टेप और कर लें, प्लस 273 ऐड करके इसको केल्विन में आंसर दे दें। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड T2 का ये है कि अगर आपने T1 मालूम कर लिया है और हमें डाटा में गिवन है T1 - T2 85, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर गिवन है, तो आप इस सिंपल फॉर्मूले से भी T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखें, हम ये लिखेंगे जो डाटा में हमने लिखा था T1 - T2 इज इक्वल टू 85। यहाँ पे देखें कि आपके पास 85 को, ठीक है, मैं जो है इस साइड पे लेके आ गई और T2 को मैं इस साइड पे ले गई, पॉजिटिव हो गया, यानी T2 का फॉर्मूला मैंने बनाया और फिर T1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 255। 255 में से जब 85 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वही आंसर आ रहा है जब आपने पहले एफिशिएंसी के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, तो सेम आंसर आ रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब है 2009, और इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल है कि अ साइंटिस्ट स्टोर्स 22 ग्राम ऑफ अ गैस इन अ टैंक, ठीक है, एट 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ओवरनाइट द टैंक डेवलप्स स्लाइट लीकेज एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू 950 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप्ड, ठीक है, एक टैंक है ये, ठीक है, और टैंक का जो समझ लें ये पूरा इस टैंक का वॉल्यूम है वो V है, इस टैंक के अंदर एक गैस है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, V होगा ये, ठीक है। अब ये जो गैस है इस वक्त इसके अंदर टैंक में, उसका जो मास है वो है 22 ग्राम, ठीक है, यानी कि अब ये फर्स्ट स्टेट हम कंसिडर कर रहे हैं और उस वक्त इसका गैस का मास है 22 ग्राम, इसको हम कहेंगे ये M1 है 22 ग्राम। इस वक्त जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, वो है 1200, ये ATM में अभी आपको दिया हुआ है, तो हमारे पास है ये इनिशियल प्रेशर 1200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद जो है अब क्या होता है कि रात में क्या होता है कि ये टैंक जो है इसमें कहीं, ठीक है, लीकेज होती है और इसमें से कुछ गैस निकल जाती है ये। अब जब इसमें से गैस निकल जाएगी तो गैस इसके अंदर कम रह जाएगी, और जब गैस कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब जो है जब गैस निकलने के बाद, कुछ गैस निकलने के बाद देखिए क्या हो गया, प्रेशर जो हो गया है गैस का वो हो गया है 950 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अब देखें गैस जब अगर थोड़ी सी निकल गई है तो बाकी गैस क्या होगी, ठीक है, बाकी गैस जो है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो सेम रहेगा क्योंकि वो इसी टैंक में जो है वो थोड़ी क्या वो पूरी जगह घेरेगी वो, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, ठीक है, क्या हुआ है बल्कि सिर्फ प्रेशर जो है कम हुआ है। फाइनल जो आपके पास गैस इसमें बची है उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, जितना टैंक का वॉल्यूम है V। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी कि V1 और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, यानी गैस निकलने के बाद V2, ये सेम होते हैं और किसके इक्वल होते हैं, ठीक है, V के इक्वल होते हैं, V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टैंक के वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, ठीक है, बाद में वॉल्यूम कम नहीं होगा। बाद में क्या हो रहा है, गैस कम हो रही है, गैस का मास कम हो रहा है, गैस का प्रेशर कम हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो गैस निकली है उसका मास कैलकुलेट
जो है करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप, ठीक है, जो गैस बाहर निकल गई है उसका मास करना है। लेकिन हम जो फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे उसमें हमें किसका मास पता चलेगा या हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो होगा कि जो गैस इसके अंदर बाकी बची है, यानी ठीक है फाइनल स्टेट में आप गैस का मास कैलकुलेट कर रहे हैं और वो होगा m2। तो हम जो m2 कैलकुलेट करेंगे वो गैस का मास होगा जो गैस इस टैंक के अंदर है, ठीक है। और m1 क्या है, जो इनिशियली गैस जो टैंक के अंदर है 22 ग्राम। तो हम ये जो आपके पास आएगा, ठीक है, कि यानी कि इस प्रेशर पे जो गैस थी उसका मास m1 और इस प्रेशर पर जो टैंक के अंदर गैस थी उसका मास m2 होगा। तो हम इन दोनों मास का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मास आ जाएगा आपका, ठीक है, मास ऑफ द गैस एस्केप, ठीक है। इसका मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इनिशियली ये 22 ग्राम है मास, ठीक है, और हमारे पास जो है, ठीक है, बाकी जब गैस बचती है, ठीक है, सपोज, तो वो हमारे पास जो है वो बचती है, वो कितनी होती है, वो सपोज कर लेते हैं कि 17 ग्राम, ठीक है। अब 22 ग्राम थी पहले इसमें गैस और अब कितनी रह गई 17 ग्राम। तो जो गैस निकली है उसका मास कितना होगा, तो जाहिर बात है हम 22 में से 17 को माइनस करके बताएंगे कि इतने मास जो है, ठीक है, गैस निकली है, ठीक है, इतना गैस जो निकली है उसका मास जो है हमारे पास ये है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आप देखिए हम डाटा बना रहे हैं, m1 लिख लिया हमने, p1 लिख लिया, आगे हम देखें p2 है, ठीक है, ये हमारे पास यानी गैस निकलने के बाद जो प्रेशर आ रहा है गैस का वो है 950 atm। और हमने गैस निकलने के बाद अब जो टैंक में गैस बची है उसका मास है वो m2 है ये। और हमें जो कैलकुलेट करना है फिर वो है मास ऑफ द गैस एस्केप, जो गैस निकली है उसका मास वो होगा m1 माइनस m2, ये कैलकुलेट करना है। और गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है यानी जो टैंक का वॉल्यूम और जो फाइनल वॉल्यूम है गैस का वो किसके इक्वल होगा, जो कि टैंक का वॉल्यूम है v। अब बॉयज लॉ जो होता है हमारा, ठीक है, उसी में हम क्या करते हैं उसको थोड़ा चेंज करते हैं। बॉयज लॉ होता है हमारा p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। अब अगर ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको मासेस दिए में है, ये मास कैलकुलेट करना है और दो स्टेट्स हैं इनिशियल और फाइनल, वन होता है इनिशियल के लिए और टू होता है फाइनल स्टेट के लिए। तो वहाँ पर जो मासेस होते हैं यानी m1 m2 वो डिनोमिनेटर में आते हैं, यानी m1, ठीक है, इसके आएगा नीचे और m2 होगा इसके नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा। इसी तरह से कहीं अगर कोई न्यूमेरिकल उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं यानी n1 n2 इनिशियल और फाइनल स्टेट के, तो आप उसको भी n1 को, ठीक है, डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, n1 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और n2 जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर। इस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल है उसमें जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, T1 T2 यानी प्रेशर वॉल्यूम भी दिया हुआ है और टेम्परेचर भी, तो वो टेम्परेचर भी इनिशियल फाइनल स्टेट के डिनोमिनेटर में आएंगे, T1 यहाँ आएगा और T2 यहाँ आएगा ये, ठीक है। लेकिन जब आप P1 v1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 v2 अपॉन T2 की इक्वेशन लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, गैस लॉ हो जाएगा, जनरल गैस लॉ। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे ये देखिए कि v1 जो है v के इक्वल है और v2 भी v के इक्वल है और ये v और v जो है दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें गैस का वॉल्यूम या टैंक का वॉल्यूम हमें नहीं बताया क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए कि हमने प्रेशर का जो है यूनिट चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट atm नहीं होता बल्कि क्या होता है, पैस्कल होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने क्यों नहीं चेंज किया, तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि यूनिट जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं वहाँ पे भी कन्वर्जन ज़रूरी नहीं होती। देखिए यहाँ पे भी आपके पास प्रेशर है और इस साइड पे भी प्रेशर है, तो यहाँ पे भी इसका एटीएम यूनिट है, यहाँ पे भी एटीएम है, तो दोनों एटीएम जो है और एटीएम जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट जब कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम कन्वर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम कन्वर्जन कर लें यानी 1200 को हम क्या कर लें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें और इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तब भी हमारे पास, ठीक है, आंसर, ठीक है, सेम आएगा। यानी कन्वर्जन करें तब भी और कन्वर्जन ना करें तब भी, ठीक है, आंसर सेम आएगा क्योंकि यूनिट जो है वो दोनों साइड पर सेम मौजूद है और वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड में मौजूद ना हो, सिर्फ एक हो, तो फिर हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। किस सिचुएशन में, यानी कि अगर आप कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास गैस इक्वेशन जो है, ठीक है, ये आपके पास PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे देखिए कि प्रेशर जो सिर्फ क्या है आपके पास एक साइड पर है, ठीक है, और आपका पास राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर दिया हुआ होगा उसको आप, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपको सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, फिर ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो रहे होते हैं वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में अगर कन्वर्ट ना भी करें
तो कोई मसला नहीं होता, आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट नहीं किया है, ये 1200 लिया है, 950 लिया है, ये इनिशियल इसका मास है। अब देखिए मास भी मैंने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया है, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, इस मास को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो आएगा 0.022 किलोग्राम, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और फिर आगे आप इस तरह से कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि एक स्मॉल वैल्यू है। अगर हम आंसर चाहते हैं हमारा ग्राम में आए तो हम इसे ग्राम में रखेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि इसको किलोग्राम में आंसर आए, ठीक है, तो हम क्या होगा, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरह से ये आपका समझ लें न्यूमेरिकल सही होगा, यानी अगर आप ग्राम में सॉल्व कर रहे हैं और ग्राम में आंसर निकाल रहे हैं तो वो आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है। अब M2 का मैंने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। M2 जो है आपका यहाँ पे आ गया है, 22 आपका यहाँ जाएगा, 1200 आपका यहाँ पे आएगा, ये हो गया 950 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 1200, और आंसर आया हमारा, ठीक है, M2 क्या है, जो गैस लेफ्ट है जो आपकी टैंक में बची है उसका मास है 17.42 ग्राम। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है। अब जो गैस निकल गई है उसका मास कितना होगा, मास ऑफ द गैस एस्केप्ड वो होगा आपके पास M1 माइनस M2, चाहे तो डेल्टा M से रिप्रेजेंट करें, चाहे इसी तरह से कैलकुलेट कर लें। और ये M1 22 है, M2 हमने ये कैलकुलेट किया है, हमने माइनस किया, तो आंसर आ गया 4.58 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में आपको पता चल रहा है कि इतनी जो है गैस निकली है 4.58 ग्राम। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट पे आंसर देना है तो आप पूरी कैलकुलेशन करके लास्ट में आप इसको 1000 से डिवाइड करके और किलोग्राम में कन्वर्ट करके आंसर दे दें, ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह आंसर देंगे तब भी ये आंसर जो है वो सही होगा। उसके बाद है हमारा 2009 का न्यूमेरिकल, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ गैस, ठीक है, in a cylinder. The piston of area 2 exponent minus 2 meter square moves through 40 centimeter under a pressure of 1.01 exponent 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the increase in internal energy of the system. अब यहाँ देखें सबसे पहले कि हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये है, ठीक, किस टॉपिक का, आइसोबैरिक प्रोसेस का। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है ये, ठीक है। अब इसको आगे हम ज़रा देख लेते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक गैस सिलेंडर है और ये पिस्टन है और इसके अंदर ये गैस है ये, ठीक है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है, ठीक है, गैस का कितना है, आपके पास V1 है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 है। तो जब हम इसको क्या करते हैं कि हीट सप्लाई करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा Q हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि ये हीट जो है वो दो चीज़ों में यूटिलाइज होती है। एक तो क्या होता है कि गैस जो है वो, ठीक है, एक्सपैंड होती है, ठीक है, और एक्सपैंड होती है तो ये पिस्टन जो है ये अपवर्ड मूव करता है, यानी कि सोचते हैं पिस्टन यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है गैस का, यानी V2 हो गया, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, यानी T1 हो गया, ठीक है। तो जब पिस्टन अपवर्ड मूव करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है ये, ठीक है। तो गैस जो है जो आपने हीट एनर्जी दी है वो एक तो यूटिलाइज होती है वर्क में, और दूसरी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी जहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका एक समझ लें कि लाजमी इफेक्ट क्या है कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द गैस या ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। तो इस गैस की जितनी भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं उन सबका अगर हम सम करें तो हो जाता है इसकी इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें कि हम जो है जब कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हमें इनिशियल इंटरनल एनर्जी नहीं बताई गई है, ना हमें फाइनल कैलकुलेट करनी है, बल्कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं या हमें गिवन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा U क्या होगा, वो होगा U2 माइनस U1, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। लेकिन U2 U1 हम जो ना गिवन होता है ना हमें कैलकुलेट करना होता है ये, ठीक। अब यहाँ पर ये जो पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये जितना डिस्टेंस मूव करता है,
ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल वाई से। ठीक है, यानी कुछ लोग जो हैं वो डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नोट्स में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर डेल एक्स लिखा होता है। तो सिंबल आपकी मर्जी है, जो चाहे लें, जो आपने पढ़ा है वही आप सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये जो डिस्टेंस मूव कर रहा है पिस्टन, ये हमारा डेल वाई है। ठीक है, अब पिस्टन का जो एरिया है, ठीक है, ये जो पिस्टन मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, इसका जो, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये पिस्टन बनाया है, ये जिसका एरिया है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करना है किससे, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास ए है ये। ठीक, तो अब ये देखें कि अगर पिस्टन का एरिया ए है और वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, डेल वाई मूव कर रहा है, तो ए को जब आप डेल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है, ठीक है, फर्ज करें आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और आपके पास जो है ये इसका, ठीक है, ये इस तरह का इसकी बेस है सर्कुलर। तो अगर आप इसका सर्कुलर का बेस एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, समझ लें कि ए दिया हुआ है, और इसकी क्या दी हुई, इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, यानी फर्ज करेंगे आपको एच दिया हुआ है। तो जब आप ए को एच से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को एच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, इस चीज़ का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप जितनी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही चीज़ का ये क्या आ जाता है आपके पास, ठीक है, इस पूरी चीज़ का, ठीक है, वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एरिया ऑफ द पिस्टन को, ठीक है, हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एरिया ऑफ द पिस्टन को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वॉल्यूम आएगा, और फिर इतना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अब ये जो इतना वॉल्यूम है वो क्या है, अब आपके पास देखेंगे यहाँ से यहाँ तक V2 है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 था। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ रहा है ये असल में क्या है, ये V2 माइनस V1 है ये। ठीक है, तो ये आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो है चेंज इन वॉल्यूम, ये है आपके पास डेल्टा V। ठीक है, यानी इतनी जगह में जो गैस आ रही है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है आपके पास, V2 माइनस V1 या डेल्टा V। ये जितना वॉल्यूम में चेंज आया है, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है हमारे पास आता है। और हम जो है ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं डेल वाई से, तो हमारे पास इतना जो है, समझ लें, इस जगह का इतना वॉल्यूम हमारे पास आता है, जिसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ये डेल वाई दिया हुआ है, जितना डिस्टेंस पिस्टन ने मूव किया है, वो हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, 0.4 मीटर। ठीक है, प्रेशर हमें दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट सही है, इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले देख लें आप, ये हमें जितनी हीट, ठीक है, सप्लाई की है, ठीक है, डेल्टा क्यू हुआ है 2000 जूल, और एरिया ऑफ द पिस्टन हमें दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट माइनस 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी यूनिट सही है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि हीट एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, वर्क में और किसमें, टू चेंज इंटरनल एनर्जी। तो इसी तरह से हमारी आइसोबैरिक की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्या बनती है हमारे पास इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, कि जितनी हीट हम दे रहे हैं वो दो जगह में यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, टू डू वर्क एंड टू इंक्रीज या टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आ जाता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी, और ये जो वर्क हो रहा है, डेल डब्ल्यू से कीमत समझिएगा कि वर्क का चेंज है। ठीक है, डेल डब्ल्यू भी बाज़ दफ़ा वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और बाज़ दफ़ा सिंपली डब्ल्यू भी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपने जो जिस तरह से आपने इसको टॉपिक में नोट्स में याद किया हुआ है वही सिंबल आप यहाँ पे यूज़ कर लें। डब्ल्यू याद किया तो डब्ल्यू यूज़ कर लें, और डेल डब्ल्यू लिया है तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू ले लें। अब डेल यू का हम फॉर्मूला बना लेंगे, यहाँ पे आएगा डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल क्यू, और ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वर्क जो है हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, हमारे पास प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके इक्वल होगी,
ठीक है, प्रेशर और एरिया, एरिया जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो वर्क इसके इक्वल होता है क्योंकि यहाँ पे पिस्टन जो है मूव कर रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है और फोर्स लग रही है किसकी, ठीक है, गैस की। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डिस्टेंस, और ये आपका एक समझने के बेसिक फॉर्मूला है वर्क का। फोर्स को जब आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वर्क आता है। तो फोर्स किसके इक्वल होगी यहाँ पे, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये कवर किया है पिस्टन ने डेल वाई। तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला यहाँ बनता है हमारे पास, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में पी ए डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें अलग अलग शब्द दिए हैं डाटा में, पी और ए और डेल वाई, तो हम इस वर्क का फॉर्मूला इसी तरह से पी ए डेल वाई, ठीक है, पुट कर देंगे आइसोबैरिक की इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको समझ लें न्यूमेरिकल में दिया हुआ होता है ए और ये नहीं दिया हुआ होता, डेल वाई नहीं दिया हुआ होता, अब समझ लें क्या दिया हुआ होता आपको, ठीक है, आपको दिया हुआ होता डेल बी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो वो डेल बी फिर किसके इक्वल होता है, डेल बी आपका होता, ठीक है, ए इंटू डेल वाई। ठीक है, ये होता आपका, यानी फिर आप क्या करते, फिर आप ये करते कि ए डेल वाई की जगह, ठीक है, जो ए डेल वाई है इसकी जगह आप क्या लिख देते डेल बी, तो ये पी डेल बी हमारा हो जाता किसका, वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम आगे इसको अब डेल बी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डेल बी गिवन नहीं, हमें ये गिवन है। इसी तरह से हम वर्क का, ठीक है, समझ लें कि ये फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर वर्क की जगह पी ए डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमने डेल क्यू की वैल्यू पुट की 2000, ये प्रेशर है 1.01 एक्सपोनेंट 5, ये आपके पास एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास क्या है 0.4 आपके पास है इसका डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे आप देखिए माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसको सबको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 808, आपने माइनस किया, आपके पास आएगा 1192। ये क्योंकि एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट जूल होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमने आज 2008 2009 के न्यूमेरिकल्स किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे।